हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप आप सब अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे, अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, आज का टॉपिक है ऑप्टिक्स। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा लंबा है, तो बहुत सारे वीडियोस बनेंगे इसमें। आज का पहला वीडियो है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक। ठीक है, तो हम ऑप्टिक्स से ही शुरू करते हैं कि ऑप्टिक्स क्या है। अच्छा, आपने नोटिस किया होगा मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स, डायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स, इन सब में एक वर्ड आ रहा है कॉमन, इक्स। इक्स का मतलब फिजिक्स। अब जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील विद द चार्जेज एट रेस्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने क्या पढ़ा था? चार्ज एट रेस्ट से रिलेटेड सब डिस्कशन हुआ था। मैकेनिक्स में आप मोस्टली मोशन की बात से रिलेटेड डिस्कशन करते हैं, है ना, कि बॉडी पे फोर्स लग रहा है, वो मूव कर रही है, ये सारा डिस्कशन आप मैकेनिक्स में करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में आप क्या करते हैं? थर्मो मतलब हीट एनर्जी से रिलेटेड डिस्कशन थर्मो, और स्पेशली मोशन से रिलेटेड, हीट के ट्रांसफर से रिलेटेड डिस्कशन आप करते हैं थर्मोडायनेमिक्स में। ऐसे ही ऑप्टिक्स है। तो ऑप्टिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we deal with the phenomena related with the light। मैंने स्टेटमेंट लिखा हुआ है, branch of physics which deals with the phenomena related to the light, that is what we call optics। तो इस यूनिट में, ऑप्टिक्स में, हम लाइट से रिलेटेड ऑलमोस्ट सारे, नॉट ऑल बट ऑलमोस्ट मैक्सिमम फिनोमेना हम डिस्कस करेंगे। अब लाइट से रिलेटेड बहुत सारे फिनोमेना हैं, मैं एक समरी बनाता हूँ, फिर डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। तो लाइट से रिलेटेड फिनोमेना की अगर मैं समरी बनाऊं, तो जैसे फिनोमेना है रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन, ठीक है। सेकेंड कैटेगरी इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, तीसरी कैटेगरी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन स्कैटरिंग, साइंटिस्ट का नाम है कॉम्पटन स्कैटरिंग फिनोमेना है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, लाइट से रिलेटेड ऑलमोस्ट सारे फिनोमेना मैंने लिख दिए यहाँ पे। अब इनमें से कुछ फिनोमेना से आप फेमिलियर है। रिफ्लेक्शन आपने पढ़ा है छोटी क्लास में, रिफ्लेक्शन भी पढ़ा है, एंड आई एम वेरी मच श्योर डिस्पर्सन भी शायद पढ़ा होगा। बाकी के फिनोमेना आपके लिए नए नवेले हैं, ये शायद आपने क्या नहीं पढ़े हैं, लेकिन अभी पढ़ेंगे। आप इंटरफेरेंस पढ़ेंगे, मतलब जो नया फिनोमेना है ये भी पढ़ेंगे। इंटरफेरेंस पढ़ेंगे, डिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, पोलराइजेशन पढ़ेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे। बाकी के ये दोनों नहीं पढ़ेंगे, बट ये भी लाइट से रिलेटेड। और मैंने क्यों लिखा है ये इनको, अब देखिए, ये सबको मालूम है, नहीं मालूम है तो आप मालूम हो जाएगा कि लाइट का जो नेचर है वो ड्यूअल नेचर होता है। ड्यूअल नेचर का मतलब लाइट पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है, वेव की तरह भी करती है। कुछ फिनोमेना लाइट से रिलेटेड ऐसे हैं जिसमें लाइट वेव की तरह बिहेव करती है, यानी वो फिनोमेना आप लाइट के वेव नेचर से ही एक्सप्लेन कर सकते हैं। और कुछ फिनोमेना ऐसे हैं जो लाइट, जहाँ पे लाइट पार्टिकल की तरह बिहेव करती है, वो फिनोमेना सिर्फ पार्टिकल नेचर से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैंने इसी के बेसिस पे ये 3 कैटेगरी बनाई है। लास्ट से अगर शुरू करूं, ये तीनों फिनोमेना ऐसे हैं जिसमें लाइट पार्टिकल नेचर लाइट का होता है, पार्टिकल नेचर। इन तीनों फिनोमेना में लाइट पार्टिकल की तरह बिहेव करती है, तो ये कैटेगरी अलग हो गई। ये 3 फिनोमेना ऐसे हैं जिसमें लाइट वेव की तरह बिहेव करती है, तो ये वेव नेचर से एक्सप्लेन किए जा सकते हैं।
और क्योंकि ये तीनों फिनोमेना वेव नेचर से एक्सप्लेन किए जा सकते हैं तो इनको हमने क्या किस कैटेगरी में रखा, वेव ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स की भी दो कैटेगरी हैं, एक है वेव ऑप्टिक्स और एक और है जो ये वाली है। ये तीनों फिनोमेना ऐसे हैं जिसमें हम सिर्फ डायरेक्शन की बात करते हैं, डायरेक्शन ऑफ लाइट। यहां पर लाइट के डायरेक्शन की बात होती है सिर्फ। क्या कहते हैं आप रिफ्लेक्शन में कि लाइट आई किसी सरफेस पे, ऐसे आई, सरफेस से टकराई, ऐसे चली गई। रिफ्लेक्शन में आप क्या कहते हैं कि लाइट एक मीडियम से आ रही है, इस डायरेक्शन में आ रही है, दूसरे मीडियम में एंटर हुई तो इस डायरेक्शन में चली गई। डायरेक्शन की बात करते हैं आप। तो ये फिनोमेना ऐसे हैं जो आप वेव नेचर से भी समझा सकते हैं, पार्टिकल नेचर से भी समझा सकते हैं, क्योंकि ना तो यहाँ वेव का कोई रोल है ना पार्टिकल का कोई रोल है, सिर्फ डायरेक्शन का रोल है। अब आप कहें साहब वेव ऐसे आ रही थी ऐसे चली गई, पार्टिकल ऐसे आ रहा था ऐसे चला गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इनको आप दोनों तरह से समझा सकते हैं। और क्योंकि इसमें सिर्फ डायरेक्शन की बात होती है लाइट की, तो इसलिए इसको हमने किस कैटेगरी में रखा है, रे ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स की भी दो ब्रांच हो गई, एक ब्रांच हो गई रे ऑप्टिक्स और एक हो गई वेव ऑप्टिक्स। और ये तीसरी जिसमें आप पार्टिकल नेचर की भी बात करेंगे। तो रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। रे का क्या मतलब होता है, मैं अक्सर बच्चों से पूछता हूं कि व्हाट डू यू मीन बाय अ रे, तो फिर वो थोड़ा इधर उधर करने लगते हैं। पता है उनको, ऐसा नहीं है कि रे क्या होती है नहीं पता है, रे पता है, बट जब बताना होता है तो थोड़ा सा गड़बड़ कर। तो रे का मतलब सिंपली क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ लाइट। कैसे बनाते हो आप रे, आप रे ऐसे बनाते हो, ये लाइन बनाई, इसमें एरो बना दिया आपने, तो एरो बना के क्या दिखा रहे हो, आपकी लाइट इधर को जा रही है। तो रे का मतलब डायरेक्शन ऑफ लाइट। इसीलिए ये तीनों फिनोमेना रे ऑप्टिक्स में आते हैं, डायरेक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड यहाँ डिस्कशन होता है। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं रे ऑप्टिक्स से। ऑप्टिक्स जो यूनिट है हम रे ऑप्टिक्स से शुरू करेंगे, सारे फिनोमेना डिस्कस करेंगे, फिर वेव ऑप्टिक्स में जाएंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद रे ऑप्टिक्स। तो रे ऑप्टिक्स से शुरू करते हैं और इसमें मैं स्टार्ट कर रहा हूँ रिफ्रैक्शन से। आपकी बुक्स में मैंने देखा है रिफ्लेक्शन से स्टार्ट कर रखा है, वहाँ से भी कर सकते हैं। दोनों फिनोमेना इंडिपेंडेंट हैं, कोई बहुत ज़्यादा कनेक्टेड नहीं है आपस में। तो रिफ्रैक्शन से शुरू कर लेते हैं, फिर रिफ्लेक्शन ले लेंगे और उसके बाद फिर दोनों से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स होंगे कंबाइन करके वो भी डिस्कस करेंगे। पहले रिफ्रैक्शन की बात। तो रिफ्रैक्शन क्या होता है आप जानते हैं, ऐसा नहीं है कि नया फिनोमेना है, छोटी क्लास में पढ़ा है आपने। क्या कहते हैं थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करूंगा स्टेटमेंट को, लेकिन जो स्टेटमेंट आपके दिमाग में है वो पहले मैं रिपीट कर देता हूँ कि रिफ्रैक्शन में आप कहते हैं कि व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम देन इट गेट्स डिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट्स पाथ। हिंदी में अगर बोलूँ कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो जाती है, इधर उधर हो जाती है। इस फिनोमेना को रिफ्रैक्शन कहते हैं। बिल्कुल सही है, ऐसा ही होता है। थोड़ा सा इसमें ऐड कर देते हैं, ठीक है, कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। अगर मैं स्टेटमेंट लिखूं, ठीक है, तो मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया कि व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम देन ड्यू टू चेंज इन इट्स स्पीड इट गेट्स डिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट्स पाथ आफ्टर फॉलोइंग सम रूल्स। ये दो जो ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई है दो चीज़ें, ये मैंने मॉडिफाई करने की कोशिश की है। इसमें क्या है कि इस स्टेटमेंट में आप ये भी बता रहे हैं कि रिफ्रैक्शन क्या होता है और ये भी बता पा रहे हैं कि क्यों होता है और ये भी बता रहे हैं कि किन रूल्स को फॉलो लाइट करेगी। अगर आप सिंपली ये कहते हैं कि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी और डिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो इसका क्या मतलब है कि ठीक है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई, डिफ्लेक्ट हो गई, तो मतलब कहीं को भी डिफ्लेक्ट हो जाएगी, कितना भी डिफ्लेक्ट हो जाएगी, ऐसा नहीं है। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो डेफिनेटली डिफ्लेक्ट होती है, लेकिन कुछ रूल्स को फॉलो करती है। आपको पहले से पता होगा कि किधर को डिफ्लेक्ट होने वाली है और कितना डिफ्लेक्ट होने वाली है। मनमानी नहीं चल रही है कि कहीं को भी डिफ्लेक्ट हो जाएगी और कितना भी डिफ्लेक्ट हो जाएगी, ऐसा नहीं है। और इस स्टेटमेंट में आप ये भी बता रहे हैं कि ये डिफ्लेक्शन क्यों हो रहा है, कि आप कह रहे हैं कि साहब क्योंकि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट जाएगी तो उसकी स्पीड क्योंकि चेंज हो जाती है, इसलिए वो डिफ्लेक्ट हो जाती है। हालांकि यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि स्पीड बदलने से डायरेक्शन चेंज होने का क्या कनेक्शन है।
कि ठीक है लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई और उसकी स्पीड चेंज हो गई, तो इसमें डायरेक्शन बदलने का क्या कनेक्शन है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है, लेकिन वो चीज़ यहाँ पर नहीं समझाई जा सकती, उसको आगे चल के हम समझने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल कॉज तो एटलीस्ट हमें मालूम है कि ये जो लाइट अपना डायरेक्शन बदल ले रही है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करने के बाद, तो ये डायरेक्शन वो क्यों बदल रही है, तो नाउ वी नो कि इसलिए बदल रही है क्योंकि उसकी स्पीड बदल जा रही है, इसलिए डायरेक्शन बदल ले रही है। और डायरेक्शन बदलने के पीछे कुछ रूल्स को फॉलो भी कर रही है। मैंने जैसे अभी कहा, आपको पहले से पता होगा कि किधर को डिफ्लेक्ट होने वाली है और कितना डिफ्लेक्ट होने वाली है, ये आपको पहले से पता होगा, ठीक है। तो दिस फिनोमेना इज व्हाट वी कॉल रिफ्रैक्शन। अब इस फिनोमेना की डिटेल हम देखते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं यहाँ पे एक टर्म जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इससे भी आप फेमिलियर हैं, ऐसा नहीं है कि ये भी नया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी आपने पढ़ा है। इंडेक्स का मतलब यहां पर है एक प्योर नंबर से, प्योर नंबर से मतलब है। और रिफ्रैक्टिव इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये प्योर नंबर आपको बताएगा कि कितना रिफ्रैक्शन होने वाला है, कितना डिफ्लेक्ट होगी लाइट, वो ये नंबर बताएगा आपको, जिसको आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। तो पहले इसकी डिटेल हम देख लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, फिर आगे का डिस्कशन हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या है कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। जिस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो उसके लिए ये फॉर्मूला है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, जिसको मैंने शॉर्ट में ऐसे लिख दिया है। लाइट की स्पीड वैक्यूम में नॉर्मली हम c से डिनोट करते हैं, और ये मीडियम में लाइट की स्पीड, ठीक है। और ये हमें पता है कि लाइट की स्पीड वैक्यूम में मैक्सिमम होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये लाइट की स्पीड है जो कि वैक्यूम में मैक्सिमम होती है, इतनी होती है 3 और या एयर में। अच्छा, वैक्यूम और एयर को हम एक जैसा मान लेते हैं, इसलिए मान लेते हैं क्योंकि एयर की डेंसिटी बहुत कम होती है। और डेंसिटी कम होने का क्या मतलब है, आई होप आप डेंसिटी को समझते हैं कि किसी बॉडी में जो मैटर है वो कितना टाइटली पैक्ड है या कितना क्लोजली पैक्ड है, दैट इज व्हाट वी कॉल डेंसिटी, ठीक है। डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम होता है, वो सही है। तो मास अपॉन वॉल्यूम का क्या मतलब है कि इतने वॉल्यूम में जो मास है वो कितना डेंसली पैक्ड है, दैट इज बेसिकली डेंसिटी। कि मॉलिक्यूल या एटम का सेपरेशन अगर बहुत कम है का मतलब डेंसिटी ज़्यादा है, और मॉलिक्यूल या एटम्स का सेपरेशन ज़्यादा है का मतलब डेंसिटी कम है। तो एयर की डेंसिटी बहुत कम होती है, जिसकी वजह से एयर के मॉलिक्यूल्स के बीच में गैप बहुत ज़्यादा होता है। तो एयर या मॉलिक्यूल्स के बीच में जो गैप है वहाँ क्या है, वहाँ वैक्यूम है। इसका मतलब एयर ने जो सारा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखा है उसमें से मैक्सिमम वॉल्यूम तो वैक्यूम ने ऑक्यूपाई कर रखा है। एयर के मॉलिक्यूल्स ने तो थोड़ा बहुत वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया होगा। तो एयर बेसिकली वैक्यूम ही हम मान लेते हैं। तो एयर में लाइट ट्रैवल कर रही है मतलब मैक्सिमम तो वो वैक्यूम में ही ट्रैवल कर रही होगी। एयर के मॉलिक्यूल तो कहीं कहीं रास्ते में मिलेंगे उसको, इसलिए एयर को और वैक्यूम को हम ऑलमोस्ट सेम कंसिडर करते हैं। सो दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और इन वैक्यूम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब क्योंकि एयर में और वैक्यूम में लाइट की स्पीड सेम हम कह रहे होगी, क्योंकि अभी जैसे मैंने बताया एयर का जो मैक्सिमम वॉल्यूम है वो तो वैक्यूम है, इसलिए वहाँ भी लाइट वैक्यूम की तरह ही ट्रैवल करेगी जैसे वैक्यूम में करती है। तो क्योंकि एयर और वैक्यूम में लाइट की स्पीड एक जैसी है, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस फॉर्मूले के हिसाब से क्या आएगा 1। जो स्पीड वैक्यूम में वही एयर में डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 1। सो दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, ठीक है, जो कि 1 है और ये इसकी मिनिमम वैल्यू है, कम से कम 1, यानी 1 से कम नहीं होगा। हालांकि यहाँ पे छोटा सा पॉइंट है, आगे चल के देखेंगे। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है। अब जैसे लाइट एयर से वाटर में जाएगी
या एयर से ग्लास में जाती है या एयर से डायमंड में जाती है, तीनों ही केसेस में रिफ्रैक्शन होगा। तीनों केसेस में रिफ्रैक्शन होगा। एयर से वाटर में भी होगा, एयर से ज़्यादा कहाँ होगा ये कौन बताएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब जैसे एयर और वाटर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.3 ऑन एन एवरेज, एवरेज वैल्यू है। एयर और ग्लास के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.5 और एयर और डायमंड के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 2.4। और देखो प्योर नंबर है, स्पीड अपॉन स्पीड, तो यूनिट तो होगी नहीं कोई इसकी, मीटर पर सेकेंड ऊपर भी और मीटर पर सेकेंड नीचे भी, तो यूनिटलेस है, ये प्योर नंबर है। तो ये जो प्योर नंबर है 1.3 इन द फर्स्ट केस, 1.5 इन द सेकंड केस, 2.4 इन द थर्ड केस, तो ये नंबर मुझे बता रहा है कि सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्शन यहाँ होगा, यानी जो डिफ्लेक्शन होगा लाइट का अपने पाथ से वो सबसे ज़्यादा इसमें होगा, उससे थोड़ा कम इसमें और उससे इसमें सबसे कम। इसलिए मैंने कहा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको बताएगा कि ज़्यादा रिफ्लेक्शन होने वाला है या कम रिफ्लेक्शन होने वाला है, लाइट अपने पाथ से ज़्यादा डिफ्लेक्ट होने वाली है या कम डिफ्लेक्ट होने वाली है, ये कौन डिसाइड करेगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ये दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है दो फैक्टर्स पे। पहला मीडियम, मीडियम क्या है, किस मीडियम की बात हो रही है। दूसरा वेवलेंथ ऑफ लाइट, ये वेवलेंथ ऑफ लाइट पे भी डिपेंड करता है। अलग अलग वेवलेंथ की लाइट के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग होती है। और मीडियम के हिसाब से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला अगर मैं लिखूं तो √μr एप्सिलॉन r, ये इसका फॉर्मूला होता है। नाउ डोंट गेट कंफ्यूज्ड, मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को भी म्यू से डिनोट कर रखा है, कई बुक्स में आप देखेंगे n से कर रखा होगा, स्मॉल n से, तो आप स्मॉल n से भी कर सकते हैं, म्यू से भी कर सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, कोई बात नहीं, हम इसको क्लैरिफाई कर लेंगे। ये जो म्यू आर है ये है परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी है, ये रिलेटिव परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी आपने पढ़ा है, मैग्नेटिज्म में पढ़ा है। और ये क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है, रिलेटिव परमिटिविटी। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है, यानी मीडियम की इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पे डिपेंड कर रही है इसकी वैल्यू। ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज से रिलेटेड टर्म है, ये इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज से रिलेटेड टर्म है। परमिटिविटी को क्या कहते थे आप? एबिलिटी ऑफ अ मीडियम टू परमिट इलेक्ट्रिक फील्ड टू पास थ्रू इट। कितना इलेक्ट्रिक फील्ड अपने थ्रू पास होने देगा कोई मीडियम, वो होती है परमिटिविटी। परमिएबिलिटी क्या होती है? कितना मैग्नेटिक फील्ड अपने थ्रू आगे जाने देगा, वो सिंपल टर्म्स में बता रहा हूं, बहुत लंबा डिस्कशन हो सकता है, सिंपल टर्म्स में। परमिएबिलिटी का मतलब कोई मीडियम कितना मैग्नेटिक फील्ड अपने थ्रू पास होने देगा, परमिटिविटी कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पास होने देगा। तो अभी समझ में आ रहा है कि किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम की इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है। तो फिर अगर मैं यहां से देखूं कि किसी मीडियम में लाइट की स्पीड अगर मैं देखूं, ये फॉर्मूला हालांकि हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए लिखा था, लेकिन ये फॉर्मूला मैं इसके लिए भी लिख सकता हूं। तो अगर मैं यहीं से देखूं इसी से, तो स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। तो किसी मीडियम में लाइट की स्पीड किस पे डिपेंड कर रही है? म्यू पे, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस पे डिपेंड कर रहा है? उस मीडियम की इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पे। तो इस हिसाब से देखें तो लाइट की स्पीड किसी मीडियम पे इस बात पे डिपेंड करती है कि उस मीडियम की इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या है, क्योंकि लाइट खुद एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट इटसेल्फ इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो डेफिनेटली वो किसी मीडियम की इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करेगी कि वो मीडियम कितना इलेक्ट्रिक फील्ड अलाउ करता है, कितना मैग्नेटिक फील्ड अलाउ करता है, क्योंकि लाइट खुद ही इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से मिलकर बनी है, जिसको आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। और यहीं से बात होती है किसकी? रेयरर मीडियम एंड डेंसर मीडियम की बात होती है। अब आप सुनिए ध्यान से।
तो यहीं से बात होती है। तो आप देखो डेंसर मीडियम एंड रेयर मीडियम में भी ध्यान रखना, जो कंप्लीट वर्ड है वो क्या है, ऑप्टिकली डेंसर एंड ऑप्टिकली रेयर। शॉर्ट में हम डेंसर रेयर कह देते, लेकिन इसी डेंसर रेयर से कंफ्यूजन क्रिएट होता है। देखो ये है मास डेंसिटी, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। जब हम डेंसर वर्ड यूज करते हैं लाइट के लिए तो यहाँ पे मास डेंसिटी का कोई रोल नहीं है, मास डेंसिटी की बात ही नहीं हो रही है यहाँ पे, ये वाली डेंसिटी की बात नहीं हो रही है। लाइट के लिए डेंसर या रेयर मीडियम कैसे देखा जाता है, ऐसे, जिस मीडियम में लाइट की स्पीड ज़्यादा वो लाइट के लिए रेयर, और जिस मीडियम में लाइट की स्पीड कम वो लाइट के लिए डेंसर। जैसे हम अपनी बात करें हमारे लिए एयर जो है वो एक रेयर मीडियम है, यहां पर मैं इस डेंसिटी की बात कर रहा हूं, इसकी बात कर रहा हूं यहां पर। तो हम लोगों का मूवमेंट एयर में बड़ा स्विफ्ट मूवमेंट होता है, हम आराम से ट्रैवल करते हैं, मूवमेंट हमारा एयर में होता है। हम अगर पानी के अंदर मूव करने की कोशिश करें तो दिक्कत होगी, क्योंकि पानी की डेंसिटी एयर से ज़्यादा है। कौन सी डेंसिटी, ये वाली। तो हमारे लिए एयर जो है वो रेयर है और पानी जो है वो डेंसर है एज पर दिस डेंसिटी, क्योंकि पानी की ये वाली डेंसिटी ज़्यादा है, इसलिए हमें पानी में ट्रैवल करने में दिक्कत होती है। एयर में ट्रैवल करने का मतलब ये मत समझना आप स्पीड बोट पर ट्रैवल कर रहे हैं, खुद का मूवमेंट की बात हो रही है, ठीक है। तो पानी के अंदर आप जब होते हैं तो वहाँ आप मूवमेंट करना की कोशिश करेंगे तो उतना आराम से नहीं कर पाएंगे जितना आप एयर में कर पाते हैं, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। और इस डेंसिटी की बात हो रही है, लेकिन लाइट में इस डेंसिटी की बात नहीं हो रही है। लाइट में ये देखा जा रहा है, क्योंकि अभी आपने देखा यहाँ पे कि लाइट के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड कर रहा है। तो लाइट की स्पीड भी डिपेंड करेगी उस मीडियम की इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ पे। तो जिस मीडियम में लाइट आराम से ट्रेवल कर रही है, इजीली ट्रेवल कर पा रही है या ज़्यादा स्पीड से ट्रेवल कर पा रही है, लाइट के लिए वो मीडियम रेयरर माना जाएगा। डजेंट मैटर उसकी ये वाली डेंसिटी क्या है, उससे मतलब नहीं है। और जिस मीडियम में लाइट को ट्रैवल करने में दिक्कत हो रही है, और लाइट को ट्रैवल करने में दिक्कत किस वजह से हो रही होगी, उस मीडियम की इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ की वजह से, ना कि इस डेंसिटी की वजह से, ये ध्यान रखना। तो जिस मीडियम में लाइट आराम से ट्रैवल कर रही है, ज़्यादा स्पीड से ट्रैवल कर, ओबियसली आराम से ट्रैवल कर रही है तभी ज़्यादा स्पीड से ट्रैवल कर पा रही है, और जिस मीडियम में लाइट को ट्रैवल करने में दिक्कत आ रही है यानी उसकी स्पीड कम है, वो मीडियम लाइट के लिए डेंसर। इसलिए बोला जाता है ऑप्टिकली डेंसर, का मतलब लाइट के लिए डेंसर है। लाइट को इस मीडियम में ट्रैवल करने में दिक्कत आ रही है क्योंकि इस मीडियम की इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऐसी हैं कि लाइट उसमें इजीली ट्रैवल नहीं कर पा रही है। ये है रेयर और डेंसर मीडियम की कहानी। और लाइट के लिए डेंसर मीडियम कौन है और रेयर मीडियम कौन है, ये बहुत आसान है। ये फॉर्मूला अभी आपने देखिए लिखा था यहाँ पे, ये वाला, कि क्या है लाइट की स्पीड किसी मीडियम में, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। सो हायर इज द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेसर इज द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, और वो मीडियम लाइट के लिए डेंसर होता जाएगा। क्लियर। दूसरी बात कि रेयर और डेंसर जो है ये रिलेटिव टर्म्स है। अगर मैं आपसे पूछूं कि वाटर कैसा मीडियम है लाइट के लिए, आप कुछ नहीं कह सकते, ना आप डेंसर कह सकते हैं ना रेयर कह सकते हैं। लेकिन अगर मैं वाटर को एयर से कंपेयर करूं तो आप कहेंगे साहब वाटर जो है वो डेंसर है और एयर रेयर है। क्यों? क्योंकि एयर में लाइट की स्पीड ज़्यादा है, वाटर में लाइट की स्पीड कम है। तो आप कहेंगे वाटर जो है एयर के कंपैरिजन में डेंसर है। लेकिन इसी वाटर को ग्लास से कंपेयर करूं तो अब वाटर में ज़्यादा स्पीड होती है लाइट की और ग्लास में कम होती है। तो मैं कहूँगा साहब ग्लास के कंपैरिजन में जो वाटर है वो रेयर है और ग्लास जो है वो डेंसर है। तो देखिए वाटर डेंसर भी हो गया और रेयर भी हो गया। अगर मैं वाटर को एयर के साथ कंपेयर कर रहा हूँ तो वाटर जो है वो डेंसर की कैटेगरी में, और इसी वाटर को ग्लास से कंपेयर कर रहा हूँ तो यही वाटर रेयर की कैटेगरी में आ जाएगा। तो कोई भी मीडियम इंडिविजुअली ना तो रेयर है ना डेंसर है, कंपैरेटिव बात होती है। वैसे भी रिफ्रैक्शन के फिनोमेना में दो मीडियम इन्वॉल्व होते हैं हमेशा। तो ये बात को ध्यान रखेंगे कि कोई भी मीडियम ना तो रेयर है ना डेंसर है, कंपैरेटिव टर्म है। आपसे कोई पूछे कि ये मीडियम कैसा है, डेंसर है कि रेयर, आप कहेंगे किससे कंपेयर कर रहे हैं बताओ।
कंपैरिजन के बाद आप डिसाइड करोगे कि रेयर है या डेंसर है, और वो डिसाइड करना बहुत आसान है। आप सिंपली देख लीजिए, किसी मीडियम में लाइट की स्पीड ज़्यादा होगी तो रेयर हो जाएगा, कम होगी तो डेंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक तो ये बात हो गई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड, लाइट की स्पीड से रिलेटेड। ये लाइट की स्पीड का फॉर्मूला है किसी भी मीडियम में, राइट। आगे बढ़ते हैं, इसी डिस्कशन को और आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए ये है, अच्छा ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट वर्ड बेसिकली बोला जाता है एक्चुअल के लिए, जैसे आपने मोशन में भी पढ़ा होगा एब्सोल्यूट मोशन एंड रिलेटिव मोशन। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है ये। अब ये फॉर्मूला मैं मान लीजिए एक मीडियम है ये और दूसरा मीडियम है ये, दो मीडियम है अलग अलग, अदर देन एयर, एयर के अलावा दो मीडियम है, एक मीडियम ये, दूसरा मीडियम ये। तो मैं इस मीडियम के लिए अगर ये फॉर्मूला अप्लाई करूं तो मैं लिखूंगा μ1 यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडियम इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन द फर्स्ट मीडियम। सेकेंड मीडियम के लिए अप्लाई करूं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अगेन डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन द सेकेंड मीडियम। ठीक है, अब अगर मैं इनको डिवाइड कर देता हूँ कि सपोज मैं डिवाइड करता हूँ μ2 अपॉन μ1, तो ये आएगा C अपॉन V2 डिवाइडेड बाई C अपॉन V1 विच इज इक्वल्स टू V1 अपॉन V2 एंड दिस इज व्हाट यू कॉल रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। 1μ2 लिखते हैं इसको सिंबॉलिकली। दिस इज व्हाट यू कॉल रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हमारे पास दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गए। अब मैं एग्जांपल बताता हूं आपको। जैसे मान लीजिए हमारा फर्स्ट मीडियम है वाटर और दूसरा मीडियम है ग्लास। ठीक है, तो ये मैं लिखूंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। इसको मैं लिखूंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। और जब मैं इसे डिवाइड करूंगा μg अपॉन μw, यह आएगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। ठीक है, और इधर क्या आएगा wμg। तो ये जो wμg है ये रिलेटिव है। ठीक है, और ये क्या है बेसिकली, ये aμw और aμg है। यहां पर आप एयर से कंपेयर कर रहे हो तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, मैं क्लियर कर देता हूं। अगर मैं बात कह रहा हूं aμw या aμg या aμd, डी फॉर डायमंड मान लीजिए, ये सब रिलेटिव है। अगर मैं कह रहा हूं wμg या gμw या gμd, किसी मीडियम की रिफ्रैक्टिविटी का मतलब रिफ्रैक्ट करने की एबिलिटी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको क्या बताता है कि उस मीडियम की लाइट को रिफ्रैक्ट करने की क्या एबिलिटी है। रिफ्रैक्ट करने की एबिलिटी मतलब बेंड करने की क्या एबिलिटी है। इसका भी क्या मतलब कि उस मीडियम में लाइट एंटर होगी तो कितना बेंड होगी। रिफ्रैक्टिविटी, एबिलिटी टू रिफ्रैक्ट, एबिलिटी टू बेंड। तो किसी मीडियम की रिफ्रैक्टिविटी अगर आप एयर से कंपेयर कर रहे हैं ए, तो एब्सोल्यूट। और अगर आप किसी मीडियम की रिफ्रैक्टिविटी एयर के अलावा किसी भी मीडियम से कंपेयर कर रहे हैं तो रिलेटिव। wμg रिलेटिव है, gμw रिलेटिव है, ये सब रिलेटिव है, ये सब एब्सोल्यूट है। तो जैसे मैंने कहा यहां पर ये एब्सोल्यूट है, ये भी एब्सोल्यूट है, ये रिलेटिव है, और ये रिलेशन भी आपके पास आ गया। ये देखिए, इफ यू लुक एट दिस रिलेशन, ये एब्सोल्यूट और रिलेटिव का रिलेशन है। 1μ2 क्या है, रिलेटिव, और μ2 और μ1 ये क्या है, एब्सोल्यूट। ये भी एब्सोल्यूट, ये भी एब्सोल्यूट, ये रिलेटिव। अभी मैंने यहां पे लिखा है, देखिए wμg क्या है, रिलेटिव। इसको मैं एब्सोल्यूट के टर्म में क्या लिख सकता हूं, μg अपॉन μw। और यहां पे कुछ नहीं है का मतलब एयर, क्योंकि ये एब्सोल्यूट है।
तो ये ध्यान रखना, न्यूमेरिकल्स में काम आएगा आपके। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको समझ में आया आई होप। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है एब्सोल्यूट के केस में, और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है रिलेटिव के केस में। ये वाला 1 म्यू टू इक्वल्स टू म्यू टू अपॉन म्यू वन इक्वल्स टू V1 अपॉन V2। मैं इसको यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, 1 म्यू टू इक्वल्स टू म्यू टू अपॉन म्यू वन इक्वल्स टू V1 अपॉन V2। क्या पढ़ेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। क्या मतलब है इस स्टेटमेंट का? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम का मतलब सेकेंड मीडियम की लाइट को रिफ्रैक्ट करने की एबिलिटी एज कंपेयर टू फर्स्ट मीडियम। ग्लास की लाइट को रिफ्रैक्ट करने की एबिलिटी एज कंपेयर टू वाटर, W म्यू जी। कैसे पढ़ते हैं इसको? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ऐसे पढ़ा जाता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर। ये जो विद रेस्पेक्ट टू का मतलब है, ये क्या है कि ग्लास को लाइट को रिफ्रैक्ट करने की एबिलिटी वाटर के कंपैरिजन में क्या है। ये क्या है? वाटर की लाइट को रिफ्लेक्ट करने की एबिलिटी एयर के कंपैरिजन में क्या है। ये एब्सोल्यूट, ये भी एब्सोल्यूट, वो रिलेटिव, और ये दोनों का कनेक्शन, ये रिलेटिव और ये एब्सोल्यूट, ये ध्यान रखिए। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कहानी क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपसे कहें, ये हमारा फॉर्मूला है, आपको ए म्यू डब्ल्यू दे रखा है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 1.3, कौन सा है? एब्सोल्यूट। हो सकता है यहाँ पे कुछ ना लिखा हो, तब भी आप अंडरस्टूड है एयर होगा, ध्यान रखना। तो इसलिए मैं अभी तो खैर ए लिख दे रहा हूँ। तो ए म्यू डब्ल्यू, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 1.3, ग्लास का दे रखा है 1.5, आपसे कह रहे हैं डब्ल्यू म्यू जी बताओ। और डब्ल्यू म्यू जी की जरूरत आपको न्यूमेरिकल्स में कब पड़ेगी? जब लाइट वाटर से ग्लास में जा रही होगी, तब आपको डब्ल्यू म्यू जी की जरूरत पड़ेगी। हो सकता है लाइट ग्लास से वाटर में जा रही हो, तो आपको जी म्यू डब्ल्यू की जरूरत पड़ेगी, ये भी ध्यान रखना। इसीलिए हम कहते हैं 1 म्यू टू। ये देखें 1 म्यू टू, 1 का मतलब फर्स्ट मीडियम, 2 का मतलब सेकेंड मीडियम। फर्स्ट मीडियम कौन सा? जहां से लाइट स्टार्ट हो रही है। सेकेंड कौन सा? जहां एंटर कर रही है। तो अगर लाइट वाटर से ग्लास में जा रही है, लाइट जा रही है वाटर से ग्लास में, ये लाइट का डायरेक्शन है, तो ये फर्स्ट मीडियम, ये सेकेंड मीडियम। अगर लाइट आपकी ग्लास से वाटर में जा रही है, तो फिर ये फर्स्ट मीडियम, ये सेकेंड मीडियम। तो इस केस में आपको जरूरत पड़ेगी डब्ल्यू म्यू जी की, यानी ये फर्स्ट, ये सेकेंड। इस केस में जरूरत पड़ेगी जी म्यू डब्ल्यू की, यानी ये फर्स्ट, ये सेकेंड। तो इसके हिसाब से क्या फार्मूला बनेगा? डब्ल्यू म्यू जी का फार्मूला म्यू टू अपॉन म्यू वन, तो म्यू टू अपॉन म्यू वन यानी म्यू जी अपॉन म्यू डब्ल्यू। यहाँ क्या बनेगा? म्यू टू अपॉन म्यू वन यानी म्यू डब्ल्यू अपॉन म्यू जी। अब आप वैल्यू रख दीजिए। तो म्यू जी कितना है? 1.5, म्यू डब्ल्यू कितना है? 1.3। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे क्या बनेगा? 1.3 डिवाइडेड बाई 1.5। एक तो ये बात। फिर आपसे कह रहे हैं स्पीड बताओ वाटर में। तो किसी भी मीडियम में लाइट की स्पीड का फॉर्मूला क्या है? अब आपसे कह रहे हैं स्पीड बताओ वाटर में, तो लाइट की स्पीड एयर में, जिसको हम c से डिनोट करते हैं, डिवाइडेड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। तो लाइट की स्पीड एयर में कितनी है? 3 × 10⁸, और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है? 1.3। इसको सॉल्व करेंगे, इतना मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ऐसे ही अगर आपको ग्लास में लाइट की स्पीड चाहिए, तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर क्या होगा? 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 1.5, इतना मीटर पर सेकेंड ये आ जाएगा। ये ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, अभी मैंने क्या बताया? रिफ्रैक्शन के फिनोमेना में 2 मीडियम इन्वॉल्व होंगे। ट्रांसपेरेंट मीडियम। ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या होता है? जिस मीडियम में लाइट ट्रेवल कर सकती है,
वो ट्रांसपेरेंट मीडियम, हालांकि अलग अलग तरह के ट्रांसपेरेंट मीडियम है। जिस मीडियम में लाइट जितनी आसानी से ट्रैवल कर सकती है वो उतना ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होगा लाइट के लिए, ठीक है। तो ये इंटरफेस, इसको क्या बोलते हैं, इंटरफेस। इंटरफेस क्या होता है, इमेजिनरी सरफेस सेपरेटिंग द टू मीडियम्स। ये इंटरफेस का स्टेटमेंट है। इमेजिनरी सरफेस सेपरेटिंग द टू मीडियम्स, इसको हम कहते हैं इंटरफेस। यानी इस सरफेस के इधर एक मीडियम और इधर दूसरा मीडियम, एक मीडियम इधर और ये दूसरा मीडियम। इमेजिनरी है, फिजिकल एग्जिस्टेंस इस सरफेस के कोई नहीं है कि आप हाथ लगा के छू लो कि ये इंटरफेस है। तो इमेजिन करते हैं आप, ठीक है। जैसे ये बोर्ड है, तो बोर्ड के इधर क्या है, एयर, और इसके पीछे बोर्ड, इमेजिन करना पड़ेगा। फिर आप नॉर्मल बनाते हैं, ये नॉर्मल है, इंटरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल लेते हैं आप। ये क्या है नॉर्मल, बेसिकली ये एक कॉमन डायरेक्शन आप दोनों मीडियम में ले रहे हैं, ताकि इस मीडियम में और इस मीडियम में लाइट की डायरेक्शन को जब कंपेयर करना होगा तो इसी डायरेक्शन से आप कंपेयर करते हैं। एक ही डायरेक्शन से कंपेयर करेंगे कि इस मीडियम में लाइट का क्या डायरेक्शन था और अब इसमें क्या हो गया, तो एक कॉमन डायरेक्शन चाहिए। दैट इज द पर्पज ऑफ द नॉर्मल। ये लाइट आ रही है, मान लीजिए दिस इज से योर इंसिडेंट रे। ओहो, ये इंसिडेंट रे है, ठीक है, दिस इज योर इंसिडेंट रे। और ये इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है दैट इज व्हाट यू कॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। ये पहला मीडियम, ये दूसरा मीडियम। अब हमें मालूम है कौन सी प्रॉपर्टी, रेक्टिलीनियर प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, रेक्टिलीनियर बोलते हैं। रेक्टिलीनियर प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। व्हाट इज दैट रेक्टिलीनियर प्रॉपर्टी, कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। travels in a straight line in a homogeneous medium। होमोजीनियस मीडियम अगर है यानी एक जैसा है तो फिर लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। लेकिन यहाँ तो मीडियम बदल रहा है, इधर एक मीडियम इधर दूसरा मीडियम, मीडियम चेंज हो रहा है। तो अगर ये मीडियम चेंज ना होता, ये मीडियम चेंज ना होता तो लाइट इसी पाथ पे सीधा जा रही होती, रेक्टिलीनियर प्रोपोगेशन। लेकिन मीडियम चेंज हुआ। अब मान लीजिए इधर वाला मीडियम रेयर है और इधर वाला डेंसर है, तो अगर लाइट रेयर टू डेंसर एंटर करती है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल डिफ्लेक्ट होती है। दिस इज व्हाट यू कॉल रिफ्रैक्टेड रे। ये रिफ्रैक्टेड रे है और रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। और इस केस में मैं देख पा रहा हूँ, किस केस में, कि जब लाइट रेयर टू डेंसर ट्रैवल कर रही है तो मैं देख पा रहा हूँ कि जो एंगल आर है दैट इज लेस देन एंगल आई। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम है और एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़्यादा है और लाइट आपकी टुवर्ड्स द नॉर्मल डिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। और ये इसका डिविएशन है अपने पाथ से, इतना डिविएट हो गई। तो जो डेल है ये क्या है, एंगल ऑफ डिविएशन। ये एंगल ऑफ डिविएशन है जिसकी वैल्यू बहुत आसानी से आई माइनस आर करेंगे आ जाएगी। सो दिस एंगल इज इक्वल टू आई माइनस आर, क्योंकि अगर ये आई है तो ये भी आई है, दिस इज ऑल्सो आई। तो आई में से आर माइनस करेंगे, डेल आ जाएगा। तो जब लाइट रेयर टू डेंसर जाती है, दो बातें, रेयर टू डेंसर जा रही है टूवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी,
एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़्यादा होगा, और डिविएशन इस तरह से आप फाइंड करेंगे। ये तो हो गया पहला केस। दूसरा केस देखते हैं। तो सेकंड केस में तो अब सीधे सीधे बात करते हैं कि ये इंटरफेस, ये नॉर्मल, दिस इज से योर इंसिडेंट रे, दिस इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये इसका रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन यानी ओरिजिनल पाथ। अब मान लीजिए लाइट आपकी डेंसर टू रेयरर जा रही है, इधर से इधर जा रही है, तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाती है। डेंसर टू रेयरर में लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, यानी ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और इस बार मैं देख रहा हूँ कि जब लाइट डेंसर टू रेयरर जा रही है तो एंगल आर जो है वो एंगल आई से ज़्यादा है, और ये अपने पाथ से कितना डिविएट हुई, इतना, डेल। तो इस बार डेल कितना होगा, आर माइनस आई, ये डिविएशन होगा। मैंने स्टेटमेंट में क्या लिखा था कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो डिफ्लेक्ट हो जाती है आफ्टर फॉलोइंग सम रूल्स। आपको पहले से पता होगा किधर को डिफ्लेक्ट होने वाली है, तो ये वही बता रहा है कि किधर को डिफ्लेक्ट होने वाली है, कि रेयरर टू डेंसर जाएगी तो टूवर्ड द नॉर्मल डिफ्लेक्ट होगी, डेंसर टू रेयरर जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल डिफ्लेक्ट होगी, पहले से पता है आपको। इसलिए ऐसा नहीं कि कहीं को भी डिफ्लेक्ट हो जाएगी और कितना भी डिफ्लेक्ट हो जाएगी। अभी ये तो हम देख रहे हैं कि किधर को डिफ्लेक्ट होगी, अभी देखेंगे आगे चल के कि कितना डिफ्लेक्ट होगी, ये भी मालूम रहता है। तो ये आपका केस हो गया डेंसर टू रेयरर वाला, ठीक है। अब एक सिचुएशन ऐसी है जिसमें लाइट मीडियम भी चेंज कर लेती है लेकिन डिफ्लेक्ट भी नहीं होती, हालांकि उसको भी रिफ्रैक्शन माना जाता है। मीडियम चेंज हो गया, रिफ्रैक्ट हो गई लाइट, लेकिन डायरेक्शन नहीं बदलता है। वो कौन सा केस है, तो वो केस है कि अगर ये इंटरफेस है, ये नॉर्मल है, और इधर डेंसर इधर रेयरर है, या इधर रेयरर इधर डेंसर है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस केस में लाइट ऐसे आएगी तब भी सीधा निकल जाएगी। नॉर्मल के अलोंग लाइट आ रही है का मतलब आई ज़ीरो, तो आर भी ज़ीरो। नॉर्मल के हिसाब से देखो, एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी ज़ीरो होगा, मीडियम बदल रहा है। इसी तरह से लाइट यहाँ से आ रही होती तब भी सीधा निकल जाती, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डेंसर टू रेयरर जा रही है, रेयरर टू डेंसर, पाथ नहीं बदलने वाला है अलोंग द नॉर्मल। और अगर ये इंटरफेस है, एक केस और देख लेते हैं, इसको हम अलग कर देते हैं, ठीक है। लेट अस सी अनदर केस कि से दिस इज द इंटरफेस, ठीक है, ये नॉर्मल है, लाइट आई, मान लीजिए इधर वाला एक मीडियम इधर है, दूसरा मीडियम इधर है, दोनों मीडियम अलग अलग है, लेकिन फिर भी लाइट सीधा निकल गई। ये तभी पॉसिबल है जब दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो, तब भी नहीं रिफ्रैक्शन होगा, क्योंकि लाइट का डिफ्लेक्शन इसलिए हो रहा है क्योंकि स्पीड बदल रही है, और स्पीड बदलती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है, इसलिए स्पीड बदल जाती है। तो अगर दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है तो जो स्पीड यहाँ होगी वो स्पीड यहाँ भी होगी, तो फिर रिफ्रैक्शन नहीं होगा। तो मीडियम चेंज होने के बाद भी रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है, यानी लाइट बेंड नहीं हो रही है, सॉरी, मीडियम बदलने के बाद भी अगर लाइट का डायरेक्शन नहीं बदल रहा है तो दो पॉसिबिलिटी है, या तो ये या फिर ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये हो गई एक बात। दूसरी एक और प्रॉपर्टी देखिए, तो अगर लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की बात करें जो कि हम पढ़ रहे थे, तो पहला लॉ क्या कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन, जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं। ये प्लेन है बोर्ड का प्लेन, इसी में इंसिडेंट रे भी है, इसी में रिफ्रैक्टेड रे भी है, इसी में नॉर्मल भी है, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ऐसा नहीं होगा कि इंसिडेंट रे तो आ रही है ऐसे, इंसिडेंट रे आ रही है किसी और प्लेन में और रिफ्रैक्टेड रे जा रही है किसी और प्लेन में, ऐसा नहीं होगा। सारे एक ही प्लेन में होंगे। ये इंसिडेंट रे है, इसका भी प्लेन यही है, नॉर्मल भी इसी प्लेन में है, रिफ्रैक्टेड रे भी इसी प्लेन में है। कि ऐसा नहीं हो पाएगा कि इंसिडेंट रे तो आ रही है ऐसे और रिफ्रैक्टेड रे जा रही है कहीं इधर को, ये इसका प्लेन कुछ और ही है, ऐसा नहीं होगा। ऑल लाई इन द सेम प्लेन, दिस इज योर फर्स्ट लॉ। नाउ व्हाट इज सेकंड लॉ? सेकंड लॉ जो कि स्नेल्स लॉ के नाम से ज़्यादा पॉपुलर है, पढ़ा होगा छोटी क्लास में आपने, स्नेल्स लॉ। थोड़ा सा यहाँ पे
मे बी एक्स्ट्रा आपको समझने को मिले। क्या कहता है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। किसी भी केस में चाहे लाइट रेयर टू डेंसर जा रही हो या डेंसर टू रेयर जा रही हो, ये जनरल बात हो रही है। वो कह रहा है कि रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, साइन ऑफ आई एंड साइन ऑफ आर का जो रेशियो है, इट इज अ कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम एंड गिवन वेवलेंथ ऑफ लाइट। ये ध्यान रखना, साइन आई अपॉन साइन आर इज अ कांस्टेंट तो सबको याद है, ये तो सबको याद है, छोटी क्लास से याद होगा आपको। लेकिन ये भी याद रखना है कि दिस रेशियो इज अ कांस्टेंट। कब होगा कांस्टेंट? फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम, अलग अलग पेयर के लिए। जैसे लाइट एयर टू वाटर जा रही है तो एक पेयर एयर एंड वाटर, लाइट एयर टू ग्लास जा रही है दूसरा पेयर एयर एंड ग्लास, लाइट वाटर टू ग्लास जा रही है तीसरा पेयर वाटर एंड ग्लास। फॉर अ गिवन पेयर इट इज अ कांस्टेंट, अलग अलग पेयर्स के लिए अलग अलग वैल्यू होगी। एंड फॉर अ गिवन वेवलेंथ, लाइट की वेवलेंथ पे भी डिपेंड करेगा, ये ध्यान रखना। और ये तो आपको मालूम ही है कि इस कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं इसी को, 1μ2। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने बताया था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस पे डिपेंड करता है? मीडियम की इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है और लाइट की वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। तो डेफिनेटली ये जो रेशियो है ये भी इन दोनों पे डिपेंड करेगा कि लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है, इस पे डिपेंड करेगा, और लाइट की वेवलेंथ क्या है उस पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है। इसीलिए आपको याद होगा जब मैंने अभी बताया था कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3, तो मैंने इमीडिएटली कहा था एवरेज वैल्यू है, क्योंकि अलग अलग वेवलेंथ के लिए अलग अलग होगी। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 एवरेज वैल्यू है, अलग अलग वेवलेंथ के लिए अलग अलग, तो ऑन एन एवरेज 1.5। ये ध्यान रखना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का और वेवलेंथ का चोली दामन का साथ है। कहीं भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा ऑटोमेटिक वेवलेंथ आ जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। So this is what you call Snell's law. Sin I upon sin R is a constant, and that constant is what you call refractive index 1μ2। अगर लाइट 1 से 2 में जा रही है, पहला मीडियम दूसरा मीडियम, 1μ2 रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अभी बात हुई थी। तो ये स्नेल्स लॉ है। अब इसमें क्या बात छुपी है? अच्छा, 1μ2 को आप μ2 अपॉन μ1 भी लिखते हैं, ये ऐसे भी लिखते हैं, जिसमें μ1 जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस मीडियम का और μ2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस मीडियम का। यानी अगर मैं देखूं स्नेल्स लॉ को तो साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू μ2 अपॉन μ1 लिख सकता हूं। फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, μ1 इंटू साइन आई इक्वल्स टू μ2 इंटू साइन आर, ऐसे भी लिख सकता हूं। अब यहां से एक और बात आएगी, वो अभी बात करते हैं, पहले इधर आ जाते हैं। तो ये है स्नेल्स लॉ। अब इसमें क्या बात है? अब इस फॉर्मूले में देखो आई और आर, ध्यान रखना, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है ये एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लाइट किसी भी एंगल पे आ सकती है। लेकिन एंगल आर जो है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसकी वैल्यू कुछ भी नहीं हो सकती है, ये ध्यान रखना। लाइट तो किसी भी एंगल पे आ सकती है, लेकिन आर क्या होगा ये म्यू डिसाइड करेगा। और यही बात मैं बता रहा था, कितना रिफ्रैक्ट होगी ये स्नेल्स लॉ डिसाइड करेगा। तो कितना भी रिफ्रैक्ट हो जाए ऐसा नहीं है, आपको पहले से पता होगा कितना रिफ्रैक्ट होने वाली है, और वो आपको कौन बताएगा? स्नेल्स लॉ। किधर को डिफ्लेक्ट होने वाली है कौन बताएगा? कि लाइट रेयर टू डेंसर जा रही है कि डेंसर टू रेयर जा रही है। रेयर टू डेंसर जा रही है तो टुवर्ड द नॉर्मल, डेंसर टू रेयर जा रही है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये तो हो गया कि किधर को डिफ्लेक्ट होगी, कितना डिफ्लेक्ट होगी वो आपको ये लॉ बताएगा, स्नेल्स लॉ। समझ रहे हैं कि लाइट मान लीजिए आती है एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 है, एंगल ऑफ इंसिडेंस I2 है, एंगल ऑफ इंसिडेंस I3 है। तो जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा
वो I1 के लिए ये है मान लीजिए, I2 के लिए ये है और I3 के लिए ये है। तो अलग अलग एंगल पे लाइट आई, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू ऐसी वैल्यू होगी कि ये रेशियो बार बार एक जैसा आएगा। और कितना आएगा? 1μ2 आएगा। यानी जो R की वैल्यू होगी वो होगी म्यू टाइम्स साइन इनवर्स R की वैल्यू की बात कर रहा हूं, है ना। आप यहीं से देखिए, यहां से आप लिखेंगे साइन R इक्वल्स टू साइन I इंटू 1/μ, ये लिखेंगे। आप लिख सकते हैं इसको, अगर मैं शॉर्ट में म्यू लिख लूँ, आप चाहें तो 1μ2 लिख लीजिए। तो यहां से R कितना होगा? साइन इनवर्स साइन I इंटू 1/μ, इतना होगा। यानी R की वैल्यू डिपेंड कर रही है I पे और म्यू पे, ये ध्यान रखिएगा। तो R की वैल्यू कुछ भी नहीं हो सकती है। R की वैल्यू ऐसी होगी कि साइन I अपॉन साइन R बार बार एक जैसा आना चाहिए। ये स्नेल्स लॉ बता रहा है। अब बात करते हैं इसकी, इसको थोड़ा मैं अलग से समझाने की कोशिश करता हूं आपको। तो देखिए, ये इंटरफेस, ये नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पे मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस को θ1 लिख लिया और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को θ2 लिख लिया। तो अब मैं स्नेल्स लॉ लगा रहा हूँ। I और R के हिसाब से स्नेल्स लॉ लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? साइन I अपॉन साइन R इक्वल्स टू 1μ2, और 1μ2 को क्या लिखूंगा? μ2 अपॉन μ1। अब अगर θ1 θ2 के हिसाब से लिखूं तो लिखूंगा साइन θ1 अपॉन साइन θ2 इक्वल्स टू μ2 अपॉन μ1। लिख सकता हूँ, खाली सिंबल बदल दिए। I और R यूज ना करके मैंने θ1 θ2 ले लिया, एक ही बात है। μ1 से मल्टीप्लाई कर दिया लेफ्ट में, तो भी हो गया μ1 साइन θ1 इक्वल्स टू μ2 साइन θ2। अब ये क्या है? देखिए, μ1 क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडियम। θ1 क्या है? कि लाइट नॉर्मल के साथ पहले मीडियम में जो एंगल बना रही है, फर्स्ट मीडियम में एंगल सबटेंडेड बाय द लाइट रे विद द नॉर्मल, ये θ1 है। ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम। और ये θ2 क्या है? कि सेकेंड मीडियम में लाइट नॉर्मल के साथ क्या एंगल बना रही है। तो मैंने लिखा μ1 साइन θ1 इक्वल टू, तो ये क्या बता रहा है कि ये चीज़ और ये चीज़ इक्वल है, का मतलब म्यू इंटू साइन थीटा इज अ कांस्टेंट। ये एक और तरह से स्नेल्स लॉ को आप लिख सकते हैं, म्यू इंटू साइन थीटा इज अ कांस्टेंट। जैसे मान लीजिए इसका एप्लीकेशन अगर हम देखें, अगर आप अप्लाई करें इसको, ये क्या मैंने लिखा है, तो आप देखो कि मान लीजिए एक इंटरफेस ये है, एक इंटरफेस ये है, एक इंटरफेस ये है। ये पहला मीडियम, दूसरा मीडियम, तीसरा मीडियम, पहला मीडियम मान लीजिए, ठीक है। ये लाइट आती है, ये नॉर्मल, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये लाइट रिफ्रैक्ट हुई, ये एंगल R1, ज्योमेट्री के हिसाब से ये भी R1, फिर लाइट रिफ्रैक्ट हुई, ये एंगल मान लो R2, फिर ये नॉर्मल, ये भी R2 ज्योमेट्री के हिसाब से, फिर लाइट मान लीजिए बाहर आ गई, दिस इज योर एंगल E। इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस, E। किसी से डिनोट कर लीजिए, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बट तो ये है। अब ये पहला मीडियम, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, इसका मान लीजिए μ2, इसका μ3, इसका μ4। स्नेल्स लॉ हमने क्या सीखा? म्यू साइन थीटा इज अ कांस्टेंट। मैं फिर बता रहा हूं आपको, म्यू क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, और थीटा क्या है? कि उसी मीडियम में, कौन से मीडियम में? जिस मीडियम का ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, उसी मीडियम में लाइट नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है वो है ये, इज अ कांस्टेंट। यही है। तो मैं अगर इसको यहाँ अप्लाई करूँ तो देखिए, पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, और पहले मीडियम में लाइट नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रही है? I। तो आप लिखेंगे μ1 साइन I। यहाँ आ जाओ, यहाँ मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? μ2। कितना एंगल लाइट बना रही है नॉर्मल से? R1। तो आप लिखेंगे μ2 साइन R।
तो ये दोनों इक्वल। यहाँ देखिए μ2 sin R1 μ3 sin R2, आप लिखेंगे μ2 sin R1, ये R1 है सॉरी, इक्वल्स टू μ3 sin R3। यहाँ देखिए μ3 sin R, सॉरी दिस इज R2, यहाँ देखिए μ3 sin R2 μ3 sin R2 इक्वल्स टू μ4 sin E, है ना। यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं μ1 sin I इक्वल्स टू μ2 sin R1 इक्वल्स टू μ3 sin R2 इक्वल्स टू μ4 sin E एंड सो ऑन, लिख सकते हैं। और देखो पहला और आखिरी मीडियम सेम है तो ये भी μ1 ही लिख देते हैं इसको, μ4 की जगह μ1। यहाँ भी पहला और आखिरी मीडियम सेम था, फर्स्ट मीडियम, ये μ1 ये भी μ1, तो μ4 की जगह μ1, ठीक है, ये हो गया। तो आप देखो अगर मैं यहाँ से देखूँ μ1 sin I इक्वल्स टू μ1 sin E, μ1 से μ1 कैंसिल, sin I इक्वल्स टू sin E, दैट इज I इक्वल्स टू एंगल E, दोनों बराबर। इस तरह से आप इस कंसेप्ट को यूज कर सकते हैं। मैं एक और एग्जांपल लेके समझाता हूं आपको, लेट्स सी। तो देखिए ये मान लीजिए ग्लास का एक स्फेयर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको √3 दे रखा है, बाहर एयर है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, ठीक है। लाइट 60 डिग्री के एंगल पे आ रही है। अब हम यहाँ पे अगर डायग्राम को समझने की कोशिश करें तो डेफिनेटली एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, ग्लास का ज़्यादा है, तो एयर को हम रेयर मीडियम मान के चलेंगे, ग्लास को डेंसर मान के चलेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिसाइड करता है कौन सा मीडियम लाइट के लिए डेंसर है, कौन सा रेयर है। तो हायर वैल्यू अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की है तो डेंसर, और कम वैल्यू है तो रेयर। तो यहाँ पे एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है तो ये रेयर, और इसका √3 है, 1 से ज़्यादा है तो ये डेंसर। तो अब हमने क्या सीखा है कि लाइट अगर रेयर टू डेंसर जा रही है तो टूवर्ड्स द नॉर्मल आती है। अब लाइट ने इस स्फेयर को यहाँ पे हिट किया है, तो इंटरफेस की बात करूँ तो ये इंटरफेस है, दिस इज द इंटरफेस, और इंटरफेस के लिए ये नॉर्मल है, दिस इज द नॉर्मल। तो अगर ये नॉर्मल है तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब लाइट रेयर टू डेंसर जा रही है तो टूवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी, ये नॉर्मल है देखिए, तो ये टूवर्ड्स द नॉर्मल आएगी क्योंकि लाइट का ओरिजिनल डायरेक्शन आपका ये था, ये लाइट का ओरिजिनल डायरेक्शन था। ग्लास स्फेयर रास्ते में नहीं आता अगर, तो लाइट सीधा जाती है ऐसे। अब लेकिन मीडियम बदल गया तो लाइट रिफ्लेक्ट हो गई और टूवर्ड्स द नॉर्मल डिफ्लेक्ट हुई है, तो ये एंगल R हो गया। अब लाइट ने ग्लास स्फेयर को फिर से यहाँ हिट किया, इस पॉइंट पे नॉर्मल बनाऊंगा तो ये नॉर्मल है। अच्छा, स्फेरिकल सरफेस के किसी भी पॉइंट पे नॉर्मल बनाओगे तो अगर ये स्फेरिकल सरफेस है और ये इसका सेंटर है, इसके किसी भी पॉइंट पे नॉर्मल बनाओगे सेंटर से पास होगा। मान लो यहाँ पे नॉर्मल बनाऊँ तो सेंटर से पास होगा, ये ध्यान रखना, पता ही होगा आपको, कह रही है तो सिंपल ज्योमेट्री है। तो स्फेरिकल सरफेस के किसी भी पॉइंट पे नॉर्मल हम बनाते हैं सेंटर से पास होता है। यहाँ भी आप देखो इस पॉइंट पे नॉर्मल जो है सेंटर से पास हो रहा है, इस पॉइंट पे नॉर्मल सेंटर से पास हो रहा है, ठीक है। तो ये लाइट यहाँ रिफ्लेक्ट हुई, अब यहाँ पहुँची, तो इस सरफेस के लिए यहाँ पर जो इंटरफेस होगा, यहाँ पर इंटरफेस ये हो जाएगा, तो इस इंटरफेस के लिए ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा, है ना, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा इस सरफेस के लिए, ठीक है। तो आपसे कह रहे हैं R बताओ, R' बताओ और एंगल E बताओ, ये बताना है आपको। तो अब आप क्या करोगे, तो हमने क्या सीखा है, म्यू साइन थीटा इज अ कांस्टेंट। अब इसको मैं यहां पे अप्लाई कर देता हूं। जब लाइट इस मीडियम में है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1, और एंगल कितना बना रही है लाइट नॉर्मल से 60, यानी थीटा की वैल्यू यहाँ पे 60 है, और यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी है R। तो मैं लिखूंगा 1 इंटू साइन 60, 1 इंटू साइन 60। यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है √3 और एंगल कितना है R, तो मैं लिखूंगा √3 इंटू साइन R।
तो यहाँ से साइन आर मुझे मिलेगा कितना, √3/2, सॉरी 2/√3। साइन 60 की वैल्यू कितनी है, √3/2, और ये √3 और आएगा, सॉरी, तो √3 से √3 कैंसिल, हाफ आ रहा है। साइन आर हाफ आ रहा है का मतलब एंगल आर आपका कितना हो गया, 30 डिग्री। तो ये एंगल आपका 30 डिग्री आ गया। अब ज्योमेट्री लगा लेते हैं। इफ़ यू लुक एट दिस ट्राइंगल, इस ट्राइंगल को देखो तो ये साइड और ये साइड इक्वल है। अगर ये एंगल 30 तो डेफिनेटली फिर ये भी 30। यहाँ पे फिर लगा देता हूँ रूल, वही वाला। अब देखो यहाँ पे कितना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, √3, और एंगल कितना है 30, तो मैं लिखूँगा √3 इंटू साइन 30 डिग्री। यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1, क्योंकि लाइट फिर से एयर में आ गई, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना 1, और इंटू साइन ई, तो ये हो जाएगा √3 साइन 30 मतलब हाफ, और ये साइन ई, तो यहाँ से एंगल ई आ जाएगा आपका √3/2। साइन में वैल्यू होती है 60 डिग्री की, तो एंगल ई आपका 60 डिग्री आ गया, ये आ गया, ठीक है। और आप चाहें तो डायरेक्ट कर सकते थे। देखो मैं यहाँ और यहाँ अगर अप्लाई कर दूँ सीधा सीधा, ये देखो यहाँ पे एंगल कितना है 60 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1, यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1 और एंगल मान लो ई है, तो ई की वैल्यू डायरेक्ट भी आप कर सकते थे सीधा सीधा। आपने क्या लिखा, म्यू साइन थीटा इज अ कांस्टेंट, यहाँ म्यू कितना है 1, एंगल कितना है 60, तो आप लिखेंगे 1 इंटू साइन 60। यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1, एंगल कितना है ई, तो 1 इंटू साइन ई, ये इक्वल हो गए 1, तो साइन 60 इक्वल टू साइन ई का मतलब ई इक्वल टू 60 डिग्री, सीधा भी आ जाता। एनीवे, तो अब देखो आर आ गया, आर डैश आ गया, ई भी आ गया। अब मान लो डिविएशन निकालना है। अभी हमने पढ़ा था कि जब लाइट रेयर टू डेंसर जाती है तो डिविएशन कितना होता है, I माइनस आर, और जब लाइट डेंसर टू रेयर जाती है तो डिविएशन कितना होता है, R माइनस आई। ये हमने पढ़ा था। पहले सरफेस के हिसाब से डिविएशन निकालूं जिसका फॉर्मूला होगा I माइनस आर, तो I कितना है 60, R कितना है 30, तो कितना डिविएशन आया 30 डिग्री का डिविएशन, तो यहाँ आया। यहाँ पे डिविएशन निकालूं तो यहाँ लाइट डेंसर टू रेयर जा रही है तो R माइनस आई, R कितना है 60, I कितना था 30, तो यहाँ भी डिविएशन कितना आया 30 डिग्री, यानी 30 डिग्री का डिविएशन यहाँ आया, 30 डिग्री का डिविएशन यहाँ आया, तो टोटल डिविएशन कितना आया होगा, डिविएशन पहली वाली के हिसाब से, दूसरी वाली के हिसाब से del1 प्लस del2, तो 30 प्लस 30 इक्वल्स टू 60 डिग्री का डिविएशन आ गया आपका। तो इस तरह से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। एक बात और बता देता हूं, तो ये क्या है, रिवर्सिबिलिटी प्रॉपर्टी ऑफ लाइट बोलते हैं, रिवर्सिबिलिटी प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। क्या है ये रिवर्सिबिलिटी प्रॉपर्टी, मैंने लिखा है इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे आर म्यूचुअली रिवर्सिबल। मतलब लाइट इधर से आई ऐसे गई, ठीक है, अगर यही लाइट यहाँ से आ रही होती तो ये इसी पाथ को ट्रेस करके वापस भी चली जाती। यानी 1 से 2 में जा रही है तो ये आने वाला रास्ता, ये जाने वाला रास्ता, तो 2 से 1 में अगर ये आने वाला रास्ता तो फिर यही जाने वाला रास्ता। तो यही लिखा है इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे आर म्यूचुअली रिवर्सिबल। इस पाथ से आके इसको फॉलो कर रही है तो इस पाथ से आएगी तो इसी को फॉलो करेगी। सिंपल टर्म्स में इसको बोलते हैं रिवर्सिबिलिटी प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। अपने पाथ को ट्रेस करती है या रीट्रेस कर लेती है। मतलब मान लो मैं यहाँ पर एक मिरर लगा देता, यहाँ पर मिरर लगा देता मैं, तो लाइट आई, रिफ्रैक्ट हुई, मिरर पे आई, मिरर ने वापस भेज दिया, तो लाइट इसी पाथ को ट्रेस करते हुए निकल जाएगी। अब आप देखो, स्नेल्स लॉ की बात करूं तो क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू 1 म्यू 2, ये होता है।
इसको अगर मैं 1 to 2 जो ट्रांजैक्शन लाइट का हुआ है का मतलब मैं मान लूँ कि लाइट यहाँ से यहाँ जा रही है, तो अगर यहाँ से यहाँ जा रही है तो ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे। क्या लिखूँगा 1 to 2 के लिए? तो मैं सीधा यही लिखूँगा साइन आई, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये है, तो मैं लिखूँगा साइन आई अपॉन साइन आर, और लाइट जा रही है 1 से 2 में, तो मैं लिखूँगा 1 म्यू 2। लेकिन अगर लाइट इधर से आ रही है तो फिर ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, तो मैं क्या लिखूँगा 2 से 1 के लिए अगर मैं लिखूँ, ये इंसिडेंट रे एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये रिफ्रैक्टेड रे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन आर अपॉन साइन आई। और लाइट क्योंकि 2 से 1 में जा रही है तो यहाँ पर आप लिखेंगे 2 म्यू 1। तो ये हो गया आपका रिजल्ट नंबर 1 और ये रिजल्ट नंबर 2। दोनों रिजल्ट को मल्टीप्लाई कर दूँ, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाई इक्वेशन 2 अगर कर दूँ तो लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा साइन आई अपॉन साइन आर मल्टीप्लाइड बाई साइन आर इंटू साइन आई इक्वल्स टू 1 म्यू 2 इंटू 2 म्यू 1। राइट हैंड साइड में ये कैंसिल हो गया सारा, आपको मिला 1 इक्वल्स टू 1 म्यू 2 इंटू 2 म्यू 1, और ये आपको देगा 2 म्यू 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 म्यू 2। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। 2 म्यू 1 इक्वल्स टू 1 म्यू 2। एप्लीकेशन देखिए इसका, क्या एप्लीकेशन है। आई होप रिवर्सिबिलिटी प्रॉपर्टी लाइट की आपको समझ में आई होगी, कई न्यूमेरिकल्स में काम आने वाली है, ध्यान रखना। रिपीट कर रहा हूं आखिरी बार, इस पाथ से आई थी, रिफ्रैक्ट होके ऐसे जा रही थी, तो अगर इस पाथ से आ रही होती तो रिफ्रैक्ट होने के बाद उसी पुराने पाथ को फॉलो करके वापस चली जाएगी। इसको बोलते हैं रिवर्सिबिलिटी प्रॉपर्टी, ठीक है। तो देखो, मान लो एक क्वेश्चन आपको ऐसे दे दे, ये फॉर्मूले हमने डिराइव किए हैं, मतलब सीखे हैं, 1 म्यू 2 अपॉन म्यू 1, ये रिलेटिव वो एब्सोल्यूट, याद होगा। एब्सोल्यूट मतलब एयर के रेस्पेक्ट में, रिलेटिव मतलब एयर के अलावा किसी के रेस्पेक्ट में, ठीक है। ये 2 म्यू 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 म्यू 2 अभी सीखा। तो आपसे कह रहे ए म्यू डब्ल्यू 1.3, ए म्यू जी 1.5, ये भी एब्सोल्यूट वो भी एब्सोल्यूट, ये 1.3 ये 1.5, आपसे कह रहे हैं फाइंड डब्ल्यू म्यू जी एंड जी म्यू डब्ल्यू। तो हम डब्ल्यू म्यू जी से शुरू करते हैं, तो ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो डब्ल्यू म्यू जी रिलेटिव है, रिलेटिव को एब्सोल्यूट में कैसे लिखेंगे, म्यू जी अपॉन म्यू डब्ल्यू, यानी ये एक तरह से ए म्यू डब्ल्यू ए म्यू जी हो गया। ए म्यू जी आपको 1.5 दे रखा है और ये कितना दे रखा है 1.3, ये आ गया डब्ल्यू म्यू जी, सॉल्व कर सकते हैं। और डब्ल्यू म्यू जी आ गया तो जी म्यू डब्ल्यू कितना होगा 1 अपॉन डब्ल्यू म्यू जी, दैट वुड बी 1 अपॉन 1.5 एंड 1.3, उल्टा हो जाएगा। हालांकि जी म्यू डब्ल्यू आप यहाँ से भी डायरेक्टली निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इसी की ज़रूरत है, यहाँ से सीधा सीधा भी कर सकते हैं, क्योंकि जब आप जी म्यू डब्ल्यू करेंगे तो क्या लिखेंगे उसके हिसाब से, आप लिखेंगे म्यू डब्ल्यू अपॉन म्यू जी, जैसे आपने इसको लिखा था ऐसे इसे लिख लीजिए तो तब भी आ जाएगा। अदरवाइज आप इसको भी यूज़ करके निकाल सकते हैं। हो सकता है किसी क्वेश्चन में आपको दिया हो ए म्यू जी इक्वल्स टू 1.5, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो ये वाला दे रखा है, और पता चला न्यूमेरिकल में लाइट जो है आपकी ग्लास टू एयर जा रही है, यानी सिचुएशन जो है वो है उसमें क्या हो रहा है कि लाइट जा रही है ग्लास टू एयर, लेकिन आपको दे रखा है ए म्यू जी। ध्यान से सुनिए, तो अगर लाइट ग्लास टू एयर जा रही है तो आपको तो जी म्यू ए चाहिए, और दे रखा है क्या ए म्यू जी, तो वो मैं फाइंड कर सकता हूँ 1 अपॉन ए म्यू जी करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा 1 अपॉन 1.5, ये आपका जी म्यू होगा, काम बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ स्नेल्स लॉ। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में और बहुत सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस में ये आपके बहुत काम आने वाला है, ये ध्यान रखिएगा। उससे पहले मैं एक बात बता दूं कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है, ठीक है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो लाइट की स्पीड बदल जाती है, डायरेक्शन बदल जाती है, वेवलेंथ बदल जाती है लाइट की,
इंटरफेस में थोड़ा बहुत एनर्जी एब्जॉर्प्शन होगा तो एनर्जी भी बदल जाएगी, यानी जितनी एनर्जी फर्स्ट मीडियम में लाइट कैरी कर रही थी उतनी एनर्जी सेकेंड मीडियम में कैरी नहीं करेगी, ठीक है, क्योंकि थोड़ा बहुत एब्जॉर्प्शन होगा, थोड़ा रिफ्लेक्ट भी होती है लाइट। एक बात मैं बताना, देखो जब भी किसी सरफेस पे लाइट आती है, लाइट मतलब एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी आ रही है, लाइट आ रही है मतलब, तो जब भी किसी सरफेस पे लाइट आती है तीन फिनोमेना एक साथ होते हैं। इसका एक पार्ट रिफ्लेक्ट होगा, एक पार्ट इसका ट्रांसमिट यानी रिफ्रैक्ट हो जाएगा, दूसरी तरफ निकल जाएगा, और एक पार्ट इसका एब्जॉर्ब होगा। तीन फिनोमेना एक साथ होते हैं लाइट के साथ जब लाइट किसी सरफेस पे आती है। अगर रिफ्लेक्ट बहुत ज़्यादा हो रही है लाइट तो आप कहेंगे इट्स अ गुड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जैसे मिरर में रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा होगा, बाकी ये दोनों बहुत कम होंगे। अगर ट्रांसमिट बहुत ज़्यादा हो रही है जैसे ग्लास, प्लेन ग्लास, तो आप कहेंगे साहब गुड ट्रांसमिटिंग सरफेस यानी ट्रांसपेरेंट सरफेस है, पानी है, ग्लास है, ट्रांसमिट ज़्यादा हो जाती है। और अगर एब्जॉर्ब ज़्यादा हो रही है जैसे रफ सरफेसेस जितनी होती हैं या डार्क सरफेसेस जितनी होती हैं वो बहुत बढ़िया एब्जॉर्ब करती है। तो तीन फिनोमेना एक साथ होते हैं, इसलिए मैंने कहा लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी स्पीड बदल जाएगी, डायरेक्शन बदल जाएगी, वेवलेंथ बदल जाएगी, एनर्जी बदल जाएगी, ये सब बदल जाएगा सिवाय इसके। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है, इट रिमेन्स सेम। लाइट मीडियम भी चेंज करेगी तो इट रिमेन्स सेम, ये सेम रहती है, ये नहीं चेंज होती, बाकी सब बदल जाता है। रीज़न, ये फॉर्मूला होता है C इक्वल्स टू न्यू लेमडा, जिसमें C फॉर स्पीड, डेफिनेटली लाइट की स्पीड, न्यू फॉर फ्रीक्वेंसी यानी लाइट की फ्रीक्वेंसी, और लेमडा फॉर वेवलेंथ, ये लाइट की वेवलेंथ। तो स्पीड बदल जाती है, वेवलेंथ बदल जाती है, लेकिन ये कांस्टेंट रहती है, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती, क्योंकि जो चेंज इसकी स्पीड में आता है उसी प्रोपोर्शन में वेवलेंथ भी चेंज हो जाती है सेम। तो इसलिए ये कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट, इस बात को ध्यान रखना। अब मैं आपको बताता हूं एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ स्नेल्स लॉ। तो क्या है एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ स्नेल्स लॉ? साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू म्यू टू अपॉन म्यू वन इक्वल्स टू C1 अपॉन C2, या आप C से ना लिखें तो V1 अपॉन V2 लिख लीजिए, इक्वल्स टू लेमडा 1 अपॉन लेमडा 2। ये स्नेल्स लॉ की एक्सटेंडेड फॉर्म है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन द फर्स्ट मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन द सेकेंड मीडियम, wavelength of light in the first medium, wavelength of the same light in the second medium। एक ही लाइट है उसकी वेवलेंथ फर्स्ट मीडियम में ये और सेकंड में ये, एक ही लाइट है उसकी स्पीड फर्स्ट मीडियम में ये, सेकंड मीडियम में। जब मैं कह रहा हूं एक ही लाइट है का मतलब वेवलेंथ, समझ गए? तो ये स्नेल्स लॉ की एक्सटेंडेड फॉर्म है, और ये एक्सटेंडेड फॉर्म आपके काम तब आएगी जब आपको साथ में ये भी मालूम होगा विबग्योर। विबग्योर तो पहचानते हैं ना, ये स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट, नॉट ओनली स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट। वाइट लाइट में कितने तरह के कलर्स हैं। देखो कलर और वेवलेंथ में भी झगड़ा है। अगर मैं कहूँ वाइट लाइट में, वाइट लाइट जो विजिबल होती है, वाइट लाइट में कितनी वेवलेंथ है? इनफाइनाइट, इनफाइनाइट वेवलेंथ है। अब हर वेवलेंथ को तो नाम नहीं दे सकते आप, तो आपने वेवलेंथ के बैंड बना दिए, 7 बैंड्स बना दिए आपने। ठीक है ना, ये आपने बैंड्स बना दिए। ये यहां से यहां तक की वेवलेंथ की जो रेंज है इसको आपने नाम दिया वॉयलेट। यहाँ से यहाँ तक की वेवलेंथ की रेंज को आपने नाम दिया इंडिगो, ऐसे ही ब्लू, ग्रीन, येलो एंड रेड। तो ये कलर के बैंड्स हैं, और इन कलर बैंड्स में इनफाइनाइट वेवलेंथ है हर बैंड में, इनफाइनाइट। तो यहाँ से यहाँ तक तो इनफाइनाइट है ही,
इन बैंड्स की बात करूं तो ये भी इनफाइनाइट वेवलेंथ है। अब इतनी सारी वेवलेंथ को अलग अलग नाम देना तो पॉसिबल नहीं है, तो हमने 7 बैंड्स में डिवाइड किया और 7 नाम दे दिए कलर। अब रेड कलर भी डेली लाइफ में 50 तरह के देखे होंगे आपने, ब्लू कलर भी बहुत तरह के देखे होंगे। फिर आप किस में आ जाते हैं, शेड्स में आ जाते हैं कि ब्लू में ये वाला शेड, स्काई ब्लू, ओशनिक ब्लू, नेवी ब्लू, डार्क ब्लू, लाइट ब्लू। फिर आप शेड्स की बात करते हैं। तो जब आप शेड्स की बात करते हैं तो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की बात कर रहे होते हैं आप। पेंट लेने के लिए पेंटर की शॉप में जाते हैं, वो शेड कार्ड आपके सामने रख देता है, तो येलो कलर का पेज निकालेंगे, उसमें बहुत सारे शेड्स मिलेंगे येलो के आपको, तो वो सारी अलग अलग वेवलेंथ है, ये ध्यान रखना। तो ये विबग्योर है। तो विबग्योर में आपको क्या ध्यान रखना है ये देखो आप, तब आप एक्सटेंडेड फॉर्म यूज कर पाएंगे। तो विबग्योर में अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो वॉयलेट कलर की वेवलेंथ मिनिमम, वॉयलेट कलर की वेवलेंथ मिनिमम और वॉयलेट कलर की स्पीड किसी मीडियम में मिनिमम, स्पीड भी मिनिमम, वेवलेंथ मिनिमम, और वॉयलेट कलर के लिए किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम होता है। रेड कलर की वेवलेंथ मैक्सिमम, रेड कलर की स्पीड मैक्सिमम और रेड कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का मिनिमम होता है। बाकी कलर बीच में आ जाएंगे। मैक्सिमम मिनिमम याद कर लीजिए आप, ये ध्यान रखना। तो देखो रेड कलर के लिए किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है, यानी रेड कलर का रिफ्रैक्शन एज कंपेयर टू अदर कलर सबसे कम होगा, और यही रीजन है डिस्पर्सन का। आगे चल के सीखेंगे डिस्पर्सन। एक मीडियम अलग अलग वेवलेंथ के लिए अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, तो हर कलर का एक जैसा रिफ्रैक्शन नहीं होता एक ही मीडियम में, तो दैट डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ। तो इसलिए ये आपको पता होना चाहिए। तो ये एक्सटेंडेड फॉर्म है स्नेल्स लॉ की। जैसे मान लो इसका एप्लीकेशन अगर हम बात करें कि मान लीजिए आपसे कहें कि एक लाइट है जिसकी वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम है, ये लाइट एयर से ग्लास में एंटर करती है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, एयर का 1 है, ये ग्लास का है, ये एयर का है, ये 1 है। तो इसकी वेवलेंथ आप ग्लास में बताओ, ये वेवलेंथ आपको एयर में दे रखी है, ग्लास में वेवलेंथ पूछ रहे हैं, तो आप फाइंड कर सकते हैं। ये देखिए क्या लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, कहाँ से लाया, यहाँ से। लाइट जा रही है एयर से ग्लास में, तो ये फर्स्ट मीडियम, ये सेकेंड मीडियम, तो μ2 मतलब ग्लास, μ1 मतलब एयर, इक्वल टू λ1 मतलब वेवलेंथ इन एयर, वेवलेंथ इन ग्लास। अब आप देख लो, तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का पता है 1.5, यहाँ से क्या आएगा, यह आएगा 1.5 डिवाइडेड बाई 1। एयर में वेवलेंथ कितनी दे रखी है, 5000 डिवाइडेड बाई वेवलेंथ इन ग्लास आपसे पूछी है, तो वेवलेंथ इन ग्लास आपकी हो जाएगी 5000 डिवाइडेड बाई 1.5 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ की यूनिट होती है, जो कि 1 एंगस्ट्रॉम कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर, ये वेवलेंथ है। एंगस्ट्रॉम इज द यूनिट ऑफ वेवलेंथ। तो ये एक्सटेंडेड फॉर्म आपके बहुत काम आने वाली है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में। आगे हम न्यूमेरिकल्स करेंगे और तो वहाँ पर आप ध्यान रखना इस एक्सटेंडेड फॉर्म को। सो आई थिंक दिस इज ऑल फॉर टुडे। थोड़ा सा हमने रिफ्रैक्शन का इंट्रोडक्शन दिया मैंने आज आपको, अब आगे को डिस्कशन बढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। इतनी आप प्रिपरेशन अपनी रखिए ताकि आगे के डिस्कशन में आपको दिक्कत ना हो। फिर से बता रहा हूँ, वीडियो पूरा देखिए, सब्सक्राइब करिए, आपको अच्छा लग रहा है, हेल्प कर रहा है वीडियो आपको, तो आगे शेयर कीजिए, ठीक है, वुड बी अ ग्रेट हेल्प फॉर माई चैनल ऑफ कोर्स, ठीक है। तो उसको करिए और वीडियोस पूरे देखिए आप। पिछले वीडियो जब आप देखना शुरू कर रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है, आपके कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, तो
जो भी आपकी क्वेरीज हो या डाउट्स हो या किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ तो ज़रूर मुझे लिखें, मैं बना के आपको दूंगा। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।